बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीनो दो कराची ट्रांसमिशन में आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। आप जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम शहर है। पाकिस्तान की कुल आबादी का 10% इस शहर में रहता है और जो पाकिस्तान के टोटल महसूलात हैं उनमें से तकरीबन 54% जो है वो कराची शहर से हासिल होता है। और इसके अलावा ये शहर जो है GDP में भी इसका बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का अहम तरीन शहर है, इसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इसके वसाइल बहुत कम हैं। इस मामले पर हमने पहले भी कई प्रोग्राम किए हैं, स्पेशल ट्रांसमिशंस किए हैं। इस वक्त आज कराची में जो सूरत हाल है, इस पर हम आज दोबारा हमने कुछ एफ़र्ट की है, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इकट्ठा किया और इस पर बातचीत हम करेंगे आज और इस कराची के मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। यकीनन आप में से बहुत से लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ कराची के मसाइल पे बात क्यों कर रहे हैं। जब हालिया दिनों में बारिशें हुई तो उससे तो लाहौर में भी सड़कों पे पानी खड़ा हो गया, पेशावर में भी बड़े मसाइल पैदा हुए और भी पाकिस्तान के शहरों में बड़े मसाइल पैदा हुए। वाई ओनली कराची? तो ये सवाल आपके जहन में है, इस पर हम अपने प्रोग्राम में भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, हमारी इक़्तिसादी शहरग है, तो इसलिए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है तो उस पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और हुकूमत सिंध के तर्जुमान भी हैं, वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं। जनाब वसीम अख्तर साहब कराची शहर के इलेक्टेड मेयर हैं। जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और कराची शहर से मुंतखब MPA भी हैं। जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा हैं और कराची के साबिक मेयर हैं। और शाही सैयद साहब, इनका ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से है और कराची में रहते हैं। हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं और हालिया पिछले जो दिन गुज़रे उसमें उन्होंने काफ़ी एहतजाजी मुज़ाहरे भी किए हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये बताइएगा कि आप जानते हैं कि हमने इस मौजू पे, कराची के मसाइल पे पिछले 5-6 साल में हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं और जब भी हम इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं तो मसाइल पहले से ज़्यादा होते हैं। इसकी क्या वजह है? मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते क्यों जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा सा बजाय इसके मैं ब्लेम गेम में जाऊँ, मैं एक्चुअली वो मुहरक़ात आपके सामने, कौम के सामने आइडेंटिफाई करना चाहूँगा कि एक्चुअली मसाइल हैं क्या। क्योंकि मसाइल का हल हम इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जी इसने गलती कर दी, उसने गलती कर दी, बट वो गलतियां हैं क्या उसके ऊपर कभी बात नहीं होती। जब तक हम उनको समझेंगे नहीं, मैं समझता हूँ हम कराची के मसाइल को हल नहीं कर सकते। पहला जो बुनियादी मसला मैं समझता हूँ कराची शहर का है कि कराची के अंदर 17-18 डिफरेंट लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं, म्यूनसिपल फंक्शंस जो कि परफॉर्म करते हैं। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के 10 इदारे हैं, 6 DMCs हैं, 1 KMC हैं। अगर ये 17 अदारे डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे, इनका एक बॉस नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूँ मसाइल का हल नहीं ढूंढा जा सकता। कराची के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप ब्लेम करेंगे वसीम अख्तर साहब को बहैसियत मेयर, आप ब्लेम करेंगे वज़ीर बल्दियात को, वज़ीर आला सिंध को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वफाकी कंट्रोल्ड एरियाज़ हैं उसके ऊपर ना वसीम अख्तर साहब का डोमेन है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है। मैं अपनी बात को आसान अल्फाज में समझाने के लिए 3 आपको मिसालें पेश करना चाहूँगा। पहली मिसाल, 1 मिनट, अगर आप मुर्तज़ा वहाब साहब जी, अगर आप बुरा ना बनाएं तो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम अगर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से बात कर लें तो पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चीफ मिनिस्टर साहब। अस्सलाम मीर साहब, आप कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम आपको अपनी ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहते हैं। मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि आप जब से सिंध के वज़ीर आला बने हैं, कराची के मसाइल पर आपसे कई दफ़ा बात हुई, कराची में भी बात हुई, टेलीफोन पे भी आपसे बात होती रहती है, वीडियो लिंक पे भी बात होती रहती है। मैं यही आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब भी आपसे बात होती है तो कराची के मसाइल जो हैं वो हल करने की आप यकीन दहानी करवाते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ा सबूत जो है वो मौजूदा सूरत हाल है। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कराची में मसाइल ही मसाइल हैं, ये मसाइल कम क्यों नहीं हो रहे? मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे प्रोग्राम में लेने का और
आपका ये प्रोग्राम करने का भी, जहाँ पे आपने जो भी स्टेक होल्डर्स है कराची के मेजर, उनको बिठाया हुआ है, और अच्छी बात है कि अच्छी डिस्कशन आपस में सबकी हो जाएगी। कराची के मसाइल नए नहीं हैं, पुराने हैं। ये रिसेंट जो इशू हुआ है, इसलिए इसी पे सारी बात हो रही है, और मैं इधर ही से शुरू करूंगा। इंस्टेड में शुरू करूंगा जी 1950 में क्या हुआ या 60 में क्या हुआ। 26 जुलाई के करीब, उससे पहले भी एक स्पेल आई थी, लेकिन 26 और 27 जुलाई को एक काफ़ी हैवी स्पेल कराची में आई, जिसमें 24 घंटे के अंदर कोई 170-75 मिलीमीटर बारिश किसी किसी जगह पे हुई। मैं आपको ये बता दूं कि कराची में जो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, सबसे ज़्यादा बारिश एक 24 घंटे के पीरियड में 2007 में हुई थी। सॉरी, 1977 में हुई थी, माफ़ कीजिएगा, 1977 में हुई थी। और मुझे याद है इसलिए 1977 में मैं अपना मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था, और वो इम्तिहान पोस्टपोन हो गए थे बारिश की वजह से, और शहर की काफ़ी ख़राब सूरत हाल थी। उसके बाद मैं रिसेंट टाइम पे आऊँगा, तो 2009 में 2007 में बारिश हुई थी, जिसमें तकरीबन 200 लोगों का इंतकाल हो गया था कराची शहर में। फिर 2009 में एक बारिश हुई थी, अगेन उस लेवल की नहीं थी जो 207 मिलीमीटर, यहाँ पे कोई 144 मिलीमीटर बारिश हुई थी 2009 में, एक 24 घंटे की पीरियड में। और उसके अंदर ये बड़ी रिसेंटली, मैं परसों गया था नाज़माबाद, जब ये बारिश हुई थी, मैं KDA चौक पे खड़ा था, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो DMC के चेयरमैन हैं वहाँ पे रेहान हाशमी साहब, उन्होंने मुझे, मैं कोई रात को 11:30 के करीब उधर पहुँचा था, और बारिश 2 बजे से 7 बजे तक हुई थी। 186 मिलीमीटर, 87 मिलीमीटर सुरजानी के एरिया में और नाज़माबाद के एरिया में। तो उन्होंने मीडिया के सामने, सबके सामने कहा था कि जी पहले यहाँ 4-4 दिन पानी खड़ा होता था। KDA चौरंगी से उस वक्त पानी क्लियर हो चुका था 4-5 घंटे बाद। आगे नागन, चौरंगी और सुरजानी पे बहुत पानी था, मैं जा भी नहीं सका, मैं आपसे एडमिट करूंगा। लेकिन अगली सुबह तक वो मेन रोड से पानी निकल गया, लेकिन नशीबी इलाकों में मैं ये भी एडमिट करूंगा कि अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। 2009 की बारिश के बाद एक स्टडी कराई थी उस वक्त के गवर्नर साहब ने ND यूनिवर्सिटी से। 2010 की वो स्टडी मेरे पास मौजूद है, और उसमें यही चीज़ें लिखी हैं कि शारा फैसल 4 दिन तक बंद रहा था 144 मिलीमीटर की बारिश पे, और कई और जगहों का उन्होंने जिक्र, उसमें यही नागन चौरंगी का भी जिक्र है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट 2008 के बाद आई है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि पिछले 4 साल में पहले भी काम होता रहा है, लेकिन मैंने कहा ना कि ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। हमने शारा फैसल को एड्रेस किया। शारा फैसल इस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया, 175-180 मिलीमीटर की बारिश जो फैसल बेस पे हुई थी, उसके बावजूद बंद नहीं हुआ, और 3 प्रॉब्लम ज़रूर आए, पानी खड़ा था, 3-4 घंटे में वो पानी क्लियर हो गया था शारा फैसल से। हमें इस दफ़े सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। उसकी भी कई वजूहत हैं। आपके साथ मेयर कराची भी बैठे हैं, आई होप वो इस बात को सेकंड करें कि उधर एक मेजर प्रॉब्लम एक नए स्ट्रक्चर की वजह से हो गया है, जिसने सारे नालों को ब्लॉक कर दिया है। अब ये बारिशों में प्राइमरीली काम जो है वो DMCs का है, और KMCs का और कंटोनमेंट्स का। हमारी कराची में जो 38 बड़े नाले हैं उनको KMC की जिम्मेदारी है। फिर कुछ 500 के करीब छोटे नाले हैं जिसमें डिफरेंट DMCs और कंटोनमेंट बोर्ड्स ने काम करना है। KMC के पास वसाइल की कमी है, मैं इसको एडमिट करता हूँ, और उसकी कई रीजंस हैं। वो मैं जाऊँगा तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा कि क्यों हम कराची में वो रेवेन्यू अर्न नहीं कर सक रहे जो कराची जैसा शहर अर्न कर सकता है। आप नंबर्स तो देते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट को इतने पैसे हम दे देते हैं, और सिंध हुकूमत टैक्सेस में इतनी कलेक्ट करते हैं कराची से। जो प्योर रीजनल या लोकल टैक्सेस, में एक टैक्स का सिर्फ जिक्र करता हूँ। कराची में प्रॉपर्टी टैक्स के मद में तकरीबन 1.5 अरब रुपए कलेक्ट होते हैं हमारे, जो प्योर जाते हैं आपके KMC और DMCs को। मुंबई में 55 अरब रुपए इंडियन रुपीस कलेक्ट होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के मद में।
हमने वो टैक्सेशन, और इसलिए एक वजह ये भी कि हम शहरियों को वो सहूलत शायद प्रोवाइड ना कर सकें कि हम इतने अपने टैक्सेस बढ़ाएं, वो जब देखते हैं कि खर्च सही नहीं हो रहे तो वो उधर देते नहीं है। इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पिछले 4 साल में ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स पे काफ़ी काम किया है। पूरा शार फैसल इस वक्त कुछ घंटों में क्लियर हो गया। नाज़िमाबाद में प्रॉब्लम है, इसको हम एड्रेस कर रहे हैं। हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा है कि जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं उन कामों से जो नहीं शाह साहब, इस वक्त शाह साहब जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं तो नागन चुरंगी में भी पानी है, सरजानी में भी पानी है, न्यू नाज़िमाबाद में भी, कराची का जो इलाका है वहाँ पे भी पानी है, न्यू कराची में भी पानी है, और भी बहुत से इलाके हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि ये मसाइल जो हैं ये कम होने की बजाय बढ़ते क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बढ़ नहीं रहे। जब मैंने आपको अभी बताया कि केडीए चौरंगी पे और नागन चौरंगी पे 4-5 दिन पानी रहा है 144 मिलीमीटर पे, और जुम्मे के दिन 5 घंटे के अंदर 186 मिलीमीटर बारिश हुई है। कम नहीं हुए नागन चौरंगी पे इस वक्त मैं आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा पानी नहीं है कि उसने रोड को रुका हुआ है। इट इज मोस्टली क्लियर। न्यू कराची में इस वक्त इशू है। कल फिर बारिश हुई थी उस इलाके में, कम बारिश हुई, लेकिन जो पुराना एक्यूमुलेटेड पानी था उसकी वजह से इश्यूज आए। हमने देखें इन रीसेंट टाइम्स में हमने, जब मैं बता रहा था आपको कि जी केएमसी की जिम्मेदारी और केएमसी करती रही है, और केएमसी को हमने बैठे हैं आपके साथ नाजिम साहब वो एक्नॉलेज करेंगे कि वक्तन पर वक्तन हम सिंध गवर्नमेंट से एडिशनली नालों की सफाई के लिए पैसे देते हैं। इस साल जब ये प्रॉब्लम सही नहीं दुरुस्त नहीं हो रहा था तो हमने एक वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्वीप के नाम से, और मैं बताऊंगा ना कि जी कराची के लिए खास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है, हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 2016 में एक पूरा कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी के नाम से एक स्टडी कराई थी, और उन्होंने बताया था कि $10 अरब चाहिए आपको इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स कि आप कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में दुरुस्त कर सकें, एक मॉडर्न सिटी के लाइंस पे कर सकें। इतने पैसे ना सूबाई हुकूमत के पास है ना फेडरल गवर्नमेंट के पास है। फिर हमने वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इंगेज किया, और मैं डिटेल में जाऊंगा तो लंबी हो जाएगी बात। मेरे ख्याल है मुर्तज़ा आपके साथ है, वो आपको बाद में बता सकते हैं कि हमने वो काम किया। उसी सिलसिले में एक स्वीप प्रोजेक्ट था कराची का, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जी नालों की सफाई के लिए हम पैसे देंगे। अभी उन्होंने दिए नहीं है, आप हमसे रिट्रोएक्टिवली क्लेम कर सकते हैं अगर आप इन स्टैंडर्ड्स पे नालों की सफाई करें। और उनके स्टैंडर्ड्स क्या थे कि आप सारा कचरा या जो नालों से स्लज ले जाएंगे वो डंप साइट पे जाके एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट जो हमने नेस्पा का अपॉइंट किया, उससे आप इसको करेंगे, वैलिडेट कराएंगे तो हम आपको पैसे देंगे। मेयर साहब के साथ सलाह मशवरे के बाद ये हमने प्रोजेक्ट ओके किया, और इस सिलसिले में जुलाई के पहले हफ्ते से ये काम शुरू हुआ था। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा देर ज़रूर हो गई थी, लेकिन आपको पता है ये इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनके साथ सारी बातें तय करने में, और ख़ास तौर पे जब केएमसी भी उन मुज़ाकरात में शामिल हो तो टाइम एक लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा केएमसी की वजह से डिले हुआ, लेकिन ऑब्वियसली जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होंगे वो टाइम लग जाता है। इस सिलसिले में हमने जब काम शुरू किया और 26-27 अगस्त को बारिश पहली हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनडीएमए के चेयरमैन साहब को कहा कि वो जी आप जाएं और मदद करें सिंध हुकूमत की। मैं शुक्रगुजार हूँ, एनडीएमए चेयरमैन आए थे उसके इमीडिएटली बाद, और जब हमने उनके सामने सारा चीज़ रखी थी तो पहली रिएक्शन यही थी कि जब सारा काम हो रहा है और एक तरीके से चल रहा है तो हम जो है क्यों करें। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है तो वो 3 नाले गुज्जर, औरंगी और सीबीएम नाला जो कोरंगी में है उसको उन्होंने कहा कि हम साफ करते हैं, और उन्होंने जो सारा रिपोर्ट भी हुआ कि 4-5 दिन के अंदर, इसलिए कि हम 50% से ऊपर पहले काम कर चुके थे, उन्होंने क्लियर कर दिए। लेकिन जब 7-8 अगस्त को बारिश हुई तो दोबारा वहाँ पे पानी आया। इस वक्त बारिश हुई, फिर गुज्जर नाला ओवरफ्लो हो गया, और एनडीएमए चेयरमैन ने आज को 4 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि जी हमने नाले साफ कर दिए थे, लेकिन मैं ऊपर से फिर मैंने फ्लाई किया है तो वो नाले वैसे ही भरे हुए हैं। एक मेजर इशू गार्बेज कलेक्शन का है सिटी के अंदर, जिसमें हमने मैं एडमिट करूंगा हम नई कामयाबी हासिल कर सके, और वो स्वीप प्रोजेक्ट का प्राइमरी मकसद वही है कि गार्बेज कलेक्शन सही हो ताकि फिर हमारे नाले भी फ्लो कर सकें। तो अच्छा वज़ीर आला साहब ये बताइए कि जो एक थोड़े दिन पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है आपकी
तहरीक इंसाफ की और MQM की, उसकी एक मीटिंग हो गई है। आपको कितनी उम्मीद है उस कोऑर्डिनेशन कमेटी से? क्या वो कोऑर्डिनेशन कमेटी कराची के शहरियों के मसाइल हल कर पाएगी? मैं सबसे पहले मीर साहब आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, ठीक है जी। ठीक है। इसमें वफाकी वुज़रा और सूबाई चीफ मिनिस्टर और 2 वजीर, हम 6 मेंबर कमेटी है। और ये पूरे सिंध के जो फेडरल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें को एक्सपर्टाइट करने के लिए बनी है। ये इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हैं, बड़े क्लियर हैं। अनफॉर्चुनेटली मीडिया में इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, मैं मीडिया का कसूरवार भी नहीं ठहराता, शायद हम कन्वे नहीं कर सके प्रॉपर्ली इस चीज़ को कि ये फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनी है और ऐसी कमेटीज पहले भी बनती रही हैं। और इसकी वजह इसलिए आई, मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि NDA में नाले साफ करे सारे, जो अभी रिसेंट जजमेंट आई थी। NDA में एक फेडरल इदारा है, काम सूबाई है, तो एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि NDA में अपना काम कर सके। इसका फायदा उठाते हुए एक मैं एडमिट करूंगा कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान एक फुकदान है कम्युनिकेशन का, और मैं इसका कई बार जिक्र कर चुका हूँ। मैं ज़्यादा इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए, मुझे सिर्फ मीटिंग के लिए भी ना बुलाया जाए, और अगर फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो कराची आए तो ये पसंद ना करें कि चीफ मिनिस्टर से बात करें या उन पे कॉल ऑन करें या उनसे मीटिंग करें, तो इस वजह से ये बड़ी खुशाइंद है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे जो ये फुकदान था, मेरा कसूर है, किसी का कसूर है, उसको एक तरफ रखें, लेकिन ये फुकदान इंशाल्लाह ताला इन मीटिंग से ख़त्म हो जाएगा। और इसकी हम 2 मीटिंग्स कर चुके हैं, एक नहीं तो कल भी एक मीटिंग थी इस सिलसिले में, और हमने ये जो खास तौर पे नालों की सफाई की इश्यूज की कैसे इनको रिजॉल्व करना है, इंक्रोचमेंट्स की कैसे हटानी है, फिर हमने बाकी सिंध में भी जो प्रोजेक्ट्स स्लो डाउन हुए हुए हैं, जहाँ शोरो 7 रोड के बारे में हमारी डिस्कशन हुई, मैंने इनसे कहा कि आप जो है KB फीडर, कलरी बगार फीडर, उसको लाइन करने का एक प्रोजेक्ट था ताकि वहाँ के काश्तकारों को पानी सही मिले और कराची के लिए भी हम किंजर तक ज़्यादा पानी ले आ सकें। उस प्रोजेक्ट पे बात हुई, तो हम जनरली पूरे प्रोजेक्ट सिंध के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कोऑर्डिनेशन के लिए ये कमेटी बनाई है, और अभी 3-4 दिन ही हुए हैं इसको बने हुए, और 2 मीटिंग्स इसकी हो चुकी हैं। तो ये जो कमेटी है, CM साहब आखिरी मेरा सवाल है, ये जो कमेटी है, ये किमाड़ी को जो ज़िला बनाने का मसला है उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गया, तो ये कमेटी इस इशू को भी एड्रेस करेगी? नहीं, देखें, कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को एड्रेस नहीं करेगी, बड़ी क्लियर बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक मेंबर ने कमेटी के ये चीज़ रेज की थी ड्यूरिंग आवर रीसेंट मीटिंग, और हमारा सवाल यही था कि इसमें हर्ज क्या है, और एंड में जो बात फाइनल निकली कि जी, और ये एक जनरल डिस्कशन थी और मैं जस्ट डिस्कशन करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। किमाड़ी का जो ज़िला बनाने की बात बहुत पहले से चल रही थी, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिंध का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन के हवाले से, और हमने कुछ भी नहीं किया। 7 इसके सब डिविजन्स हैं जो जियोग्राफिकली साथ मिलती हैं, एक 50-50% रफली पॉपुलेशन की 4 एक बनती हैं और वो बिल्कुल साथ हैं, और 3 और बनती हैं सब डिविजन्स, वो साथ हैं, उनको अलग किया। एक एतराज़, और मैं बिल्कुल कैंडिडली आपको बताऊंगा, यह है कि इसमें आपने जो हमें एक इल्ज़ाम या एक रिजर्वेशन, इल्ज़ाम में नहीं कहूँगा, रिजर्वेशन है कि जो ज़्यादा पैसे कमाने वाले सब डिविजन्स है वो एक तरफ हो गए, तो उसको भी एड्रेस करने के लिए मैं कहूँ जी, ये सब डिविजन्स तो फिर भी काफ़ी वेल्दी हैं दोनों। हमारे यहाँ अगर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट को देखें तो अब तो खैर अल्लाह ताला का शुक्र है कि वहाँ कोल आया है और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला खुशहाली होगी। वो तो सबसे पसमानदा है, वहाँ पे कोई रेवेन्यूज ही नहीं होते। तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, खासतौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का यही काम है कि इस टाइप की चीज़ें एड्रेस करती है जहाँ पे डिस्पैरिटी है रेवेन्यूज में। अदरवाइज कोई ऐसी इसके अंदर और चीज़ नहीं थी, और मेरा ख्याल है कि मुझे पूरा यकीन है कि हम कन्विंस कर सकेंगे जिसको भी ये इतराज़ होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि कराची में शायद एक और डिस्ट्रिक्ट को भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स किए जाएं, डिस्ट्रिक्ट्स करने में कोई हर्ज नहीं है। पिछले सालों में तो और पिछली हुकूमतों में अनवांटेड डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद ज़िले को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, और अब वो
वो चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक बार हो जाते हैं तो फिर लोकल्स चाहते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट हमारा जारी रहे, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। और हम इंशाल्लाह ताला बातचीत के जरिए ये सारी चीज़ें करेंगे। मीर साहब बस आखिर में मैं आप बिफोर यू एंड और आप आगे इंशाल्लाह आप सारे लोग बात करेंगे, जरूर ट्रेस कीजिएगा कराची में मैं पैदा हुआ हूँ। आपके साथ जो लोग बैठे हैं इस वक्त, आपने शुरू में शायद नाम लिए थे, मोस्ट ऑफ द पीपल मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में पला बड़ा हूँ, मैंने पढ़ाई सारी अपनी कराची में की है, नौकरियाँ कराची में की हैं, पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी। और कराची ऐसा नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली जो अनप्लैंड कमर्शलाइजेशन कराची में हुई, और नाज़िमाबाद का सिर्फ अगर आप ले लें वो शेर शाह सूरी रोड जिस पे ये ग्रीन लाइन वगैरह है, 100 बिल्डिंगें वहाँ पे, 100 घर, सॉरी, जो 2-2 हज़ार गज के बड़े बड़े घर होते थे वहाँ पे, वो कमर्शलाइज करके वहाँ पे बिल्डिंग्स, मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट्स ये बना दी गई। और अगर इस तरीके से कि जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया को आप कमर्शियल करते जाएंगे फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वैसे ही परफॉर्म करे, ये कराची के साथ काफ़ी बुरा हुआ है। हम इन चीज़ों को हमने एड्रेस करना है कि हम कराची, और हम कर रहे हैं ये मास्टर प्लान पे भी बात, इन चीज़ों को हमने सही एड्रेस करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। अब उनसे पहले मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी, लेकिन अब मुर्तज़ा भाई बीच में सीएम साहब आ गए, उनकी हमने बात सुन ली है, तो अब उन्होंने बार बार जिक्र किया है मेयर कराची वसीम अख्तर साहब का। तो मैं अब वसीम अख्तर साहब के पास जाऊंगा, फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूं। उम्मीद है कि आप इस चीज़ का बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन मुझे एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद हम मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से और बाकी मेहमानों से बात करेंगे। कराची ट्रांसमिशन में आपको दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। वक्फे से पहले हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। जनाब वसीम अख्तर साहब, आपने मुराद अली शाह साहब की गुफ्तगू सुनी, अब आपने भी काफ़ी बातें करनी है, लेकिन मेरा सवाल बड़ा मुख्तसर सा है कि क्या बहुत से लोगों की ये राय दुरुस्त नहीं है कि कराची के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, और इसकी ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे आयद होती है, क्योंकि आप कराची के मेयर हैं। थैंक यू मीर साहब, मैं तो बड़ा खुश था कि आज आप कराची में होंगे, आपसे मुलाकात भी होगी, और स्टूडियो में आके देखा तो आप यहाँ मौजूद नहीं थे। खैर, अच्छा किया आपने ये प्रोग्राम रख लिया। जहाँ तक ज़िम्मेदारी की बात आपने की है, मैं समझता हूँ कि आज जो सीएम साहब ने बातें की हैं और मुर्तज़ा वहाब भाई ने बातें की हैं, उनकी अगर बातें आप फिर से सुन लेंगे तो ज़िम्मेदारी केएमसी पे आती नहीं है। सारी ज़िम्मेदारी या तो फेडरल गवर्नमेंट पे है या सूबे की हुकूमत पे है। जब सीएम साहब ने ख़ुद कहा कि वो इख्तियारात नहीं हैं केएमसी के पास, मुर्तज़ा वहाब साहब ने ख़ुद कहा कि वो इख्तियारात नहीं हैं, एक डोमेन जो है वो एक आदमी के पास नहीं है पूरे कराची का, इसलिए डिलीवर नहीं हो रहा। वजूहात मीर साहब ऐसा है कि मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, अगर डे 1 से आर्टिकल 140A पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाता, उसकी इंटरप्रिटेशन जिस तरह से कहा गया है कि फाइनेंशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और पॉलिटिकल पावर्स नीचे जाएंगे, गवर्नमेंट है ये, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, आइन के अंदर इसको गवर्नमेंट कहा गया है, लोकल गवर्नमेंट, तो ये मसाइल आज जो हम भुगत रहे हैं ये नहीं भुगतने पड़ते, सारे इदारे केएमसी के मातहत होते। आज सीएम साहब ने अभी अपनी बातों में कहा प्रॉपर्टी टैक्स, केएमसी को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिलता है, तो मसाइल बढ़ गए हैं। अगर आज भी हमने अपने सिस्टम को बेहतर नहीं किया, बल्दियाती निज़ाम को, तो इससे ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे। आपको इख्तियारात नीचे देने होंगे। अगर आपने बल्दिया को मजबूत नहीं किया तो आप चाहे सिंध गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो कामयाब नहीं हो सकते। वजह है उसकी, कराची शहर ऐसा है, रेवेन्यू देता है, आपने खुद कहा कि 65% इस्लामाबाद और 95% सिंध को देता है। अब इस शहर, 2 पोर्ट्स हैं इसमें, इस शहर का हाल ये कर दिया गया है, इस पे तवज्जो नहीं दी गई। अगर केएमसी के पास वो फंक्शंस होते तो हम डिलीवर ज़रूर करते। आज जो फंक्शंस हैं
जिसमें थोड़ा बहुत काम 4 सालों में मैंने किया है, वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता आवाम को। नाले साफ करना मेरी जिम्मेदारी है, जब तक वसाइल थे मैंने किया। उसके बाद जितने भी महकमे हैं, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मास्टर प्लान, ट्रांसपोर्ट, जो भी आप महकमा ले लें, वो मेरे पास नहीं है। और जहां तक डीएमसीज का ताल्लुक है नाले साफ करने के हवाले से, जब डीएमसीज को प्रॉपर फंड्स नहीं मिलेंगे तो नाले साफ वो नहीं कर सकते। अगर हमें ऑक्ट्रॉय का पैसा पूरा मिल जाया करे, जो कि नहीं मिलता, तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। SLGA 2013 को अगर देखें तो उसमें एक 13 एक्ट सेक्शन है, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने खुद बनाया हुआ ये एक्ट कि सिंध गवर्नमेंट कराची से जितना टैक्स जमा करेगी उसका एक जो भी परसेंटेज फिक्स होगा वो सेस केएमसी को देगी। वो नहीं दिया जाता। आज केएमसी के पास तकरीबन 13 करोड़ की शॉर्टफॉल आ रही है सैलरीज में सिर्फ। तो यहाँ केएमसी सैलरीज पूरी करे या कराची के ये मसाइल देखे जो उसके डोमेन में आते ही नहीं है। तो आज बड़ी खुशी हो रही है 4 साल गुजरने के बाद कि सीएम साहब और मुर्तज़ा वहाब भाई मान रहे हैं मेरी बात कि वाकई में इख्तियारात नहीं थे, इसलिए ये हाल बना है इस शहर का। ठीक है, फिरदौस मीम नकवी साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में। अब हम सिर्फ एक दूसरे पे तनकीद ही करेंगे या आप समझते हैं कि कोई ऐसा सोल्यूशन है जिस पे सब इकट्ठे हो जाए तो कराची को रिलीफ मिल सकता है? शुक्रिया मीर साहब। मैं ये समझता हूँ कि आज का एक तो मौजू सिर्फ बारिश नहीं है। अगर आप बुनियादी तौर पे देखना शुरू करें कि मसाइल शुरू किस तरह हुए हैं। आज 12 साल गुजर गए एक हुकूमत को और वो अब कह रही है कि हम मास्टर प्लान बनाएंगे। सबसे पहले जो भी हुकूमत कहीं भी आए उसे एक प्लान बनाने देना चाहिए और इस शहर कराची का मास्टर प्लान वो हर 20 साल के ऊपर अपडेट होना था। जब पहला प्लान 1977 में अप्रूव किया था उसकी शराइत में से ये बात लिखी हुई थी। 2004 के अंदर प्लान बना लेकिन अप्रूव नहीं हुआ और मास्टर प्लान इस वक्त कराची में कोई एक्टिव मास्टर प्लान नहीं है। इसलिए जितनी अनप्लान ग्रोथ है और जो मसाइल हैं उनके हल किसी ने सोच समझ के निकाले नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कराची की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, कोई ओवरनाइट नहीं बढ़ती। सबके पास फिगर्स मौजूद हैं कि क्या माइग्रेशन हो रही है, क्या बर्थ रेट है, मुल्क का बर्थ रेट क्या है और किस तरह आबादी बढ़ेगी। इस आबादी की ज़रूरियात जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ है। पानी कैलकुलेट कर लिया जाता है 30 गैलन पर डे के हिसाब से फी शख्स। आज कराची आधा पानी मिल रहा है जो कराची की ज़रूरत है। इसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नॉन अवेलेबिलिटी जो है कि इस शहर कराची के अंदर कोई गवर्नमेंट बस सर्विस नहीं थी, जो KTC थी वो बंद कर दी गई। जो कराची सर्कुलर रेलवे थी वो 1994 में बंद कर दी गई थी। इस वक्त कराची शहर के अंदर 14 साल से कम पुरानी बस नज़र ही नहीं आती। जितने लोग आपके यहाँ तस्वीरें भी इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जितने अंदर हैं उससे ज़्यादा छत पे सफ़र करते हैं। 2007 से लेके आज की तारीख तक एक कतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ। इस पूरे शहर की सीवरेज जितनी जनरेट होती है वो पूरी की पूरी अनट्रीटेड समंदर में डाली जा रही है। एक ट्रीटमेंट प्लांट 77 मिलियन गैलन का शुरू हुआ था पिछले साल। ये सारे जो आप अदादो शुमार बता रहे हैं इस पर कई दफा हमने बहस की है। ये सब लोगों को पता है। अब इसका हल कि जो अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वो कोई मसला हल कर पाएगी? नहीं, देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैंडेट कुछ और है और जो मसाइल का हल है वहाँ कुछ और है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैंडेट चंद स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होंगे मोस्ट लाइकली, लेकिन जो गवर्नमेंट का रोल है, जो कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का रोल है, वो अपनी जगह अलहदा है। वसीम साहब जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 140A सिंध लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है 2013 का, वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है मेरे लिहाज से। ये आज नई डिस्ट्रिक्ट एक नई बनाई जा रही है, लेकिन ये याद रखिए कि 2013 से पहले 18 टाउन थे। तो अगर 18 टाउन होने अच्छे नहीं थे तो उनको सेंट्रलाइज करके 6 किया था। तो अब अगर डिसेंट्रलाइज ही करना चाहते हैं तो 18 पे क्यों नहीं जाया जाए या 20 पे क्यों नहीं जाए। हमें इस पे एतराज़ इतना नहीं है, हमें तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे एतराज़ है कि पावर डिवॉल्व होगी उस लेवल तक के नहीं होगी और क्या क्या पावर्स डिवॉल्व होंगी।
और जो जब तक आप बेसिक डेमोक्रेसीज को स्ट्रेंथन नहीं कर। दूसरा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो हमें एतराज़ है वो सुनाई आई है और मुर्तज़ा वहाब साहब उसको आप सवाल पूछेंगे या मेरे ही सवाल पे जवाब दे देंगे। कराची का तशख़्ख़ुस नहीं तब्दील होना। अच्छा, 1 मिनट लूँगा। ये जो सुनने में आया है, आपने जो मुझे मुकम्मल करने से 15 सेकंड लूँगा। कराची का तशख़्ख़ुस नहीं तब्दील होना चाहिए। जो कुछ भी, जितनी डिस्ट्रिक्ट भी बने, जितने भी टाउन बने, वो सब कराची का हिस्सा कहलाने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ साउथ जो है वो कराची हो, एक नाज़ाबाद हो, एक किमाड़ी हो, एक गुलशन हो, एक मलीर हो और कराची के तशख़्ख़ुस को तब्दील कर दिया जाए। मेरे ख्याल से जितने हजरात हम बैठे हुए हम सब कराची से मोहब्बत रखते हैं और ये तशख़्ख़ुस का शहर कराची का ख़त्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं मुर्तज़ा वहाब साहब, आर्टिकल 140 का जिक्र हुआ है, मैं इस पे आपसे बात करता हूं, लेकिन पहले मैं ज़रा मुस्तफ़ा कमाल साहब से ये पूछना चाह रहा हूं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ज़रा ये बताएं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने बातें की हैं और फिर वसीम अख्तर साहब ने भी उनका जिक्र किया, आप जब नाज़िम थे तो आप कितने बाख्तियार थे और वसीम अख्तर साहब कितने बाख्तियार हैं? यकीनन उस वक्त जो है वो नंबर ऑफ़ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स जो है वो मेरे पास मीर साहब मेरे SLGO 2001 के हवाले से ज़्यादा थे और अगर इसमें अगर बहुत ही नुमाया कोई बात है तो इसमें अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन भी मैं था। लेकिन आज जो मसाइल हम जिन पे बात कर रहे हैं, जो नालों की सफाई है और कचरा उठाना है, ये तो आज भी इस लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत भी इसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट KMC और इनकी DMCs के अंडर में है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो वज़ीर आला साहब बार बार एक स्टडी की बात करते हैं और ये बात करते हैं 4 दिनों तक जो है वो शार फैसल बन रहा और 4 दिनों तक KDA चौरंगी पे जो है वो, मैंने कई दफ़ा उनकी बात सुनी है। मैं समझता हूँ कि वो वज़ीर आला हैं। मैं समझता हूँ कि उनके पास इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दी गई है उनको, और वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर ठीक करेंगे तो फिर वो आगे उसी बेसिस पे सही फैसले कर पाएंगे। अगर वो इस इल्यूजन में रह गए कि आज का कराची ज़्यादा बेहतर है और पहले का कराची ज़्यादा जो है वो ख़राब था, तो फिर क्या होगा कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या होगा कि कराची का मसला फिर हल नहीं हो पाएगा, इसलिए हल इन्होंने ही करना है। और अगर ये इस तासुर में है कि आज कराची ज़्यादा अच्छा है और पहले कराची ज़्यादा बुरा था, तो फिर जो है वो कराची वाले फिर प्रॉब्लम में रहेंगे। तीसरी बात मीर साहब मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इसके सोल्यूशन पर आ जाता हूँ, स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम व सोल्यूशन पर आ जाता हूँ। और वो सोल्यूशन ये है कि देखिए 18वीं तरमीम में की बहुत अच्छी जो तरमीम हुई, उसमें सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी गई, और सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर जो खुद मुख्तारी सूबों को दी गई, अनफॉर्चुनेटली वो तमाम खुद मुख्तारी वज़ीर आला ऑफिस में आकर पार्क हो गई। वो सूबों के नाम पर थी। सूबे का मतलब यह है कि सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट, सूबे के तमाम शहर, सूबे के तमाम टाउन, सूबे के तमाम यूनियन काउंसिल, गाँव गोट देहात, सूबे के तमाम लोग वो अनफॉर्चुनेटली वफाक से निकलकर वज़ीर आला के हाउस में पार्क हो गए और वहाँ से ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। अगर वो उसको ट्रिकल डाउन कर देंगे, आप यकीन करें 80% मसला हल हो जाएगा। NFC अवार्ड में पैसा मिलता है नेशनल फाइनेंस कमीशन का, वो वफाक से आकर जितना भी जो भी पैसा मिलता है वो आकर सूबाई वजीर आला के पास पार्क हो जाता है। वजीर आला की फिर अपनी मर्जी है कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट को जितना दें, किसी डिस्ट्रिक्ट को ना दें, उसका कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। कल को वजीर आजम भी ये कह सकता है कि भाई मेरी मर्जी, मैं 2 सूबों को पैसे देता हूं, 2 सूबों को नहीं देता हूं, तो सब लोग शोर मचाएंगे। इसी तरह से जो पैसा वफाक से सूबों के आपके पास आ रहा है NFC अवार्ड में, उस पर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा होना चाहिए। और कराची एक डिस्ट्रिक्ट था हमेशा से, अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसेंट्रलाइज करना है तो 18 टाउन्स 20 टाउन्स पे जाना चाहिए। कराची को फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स नहीं बनाने चाहिए। कराची एक डिस्ट्रिक्ट था और उसको दोबारा एक डिस्ट्रिक्ट ही रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, अब आर्टिकल 140 का जिक्र आ गया और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उन्होंने कहा कि जो पावर्स हैं 18वीं तरमीम के तहत जो सूबे को मिली थी वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में आके पार्क हो गई हैं, आगे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको नहीं गई। तो इस एतराज़ का क्या जवाब है? मीर साहब, मैं पहले जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा था मैं उस पर बात करना चाहूँगा, फिर तमाम सवालात का मैं जवाब दूंगा। मैंने आपको कराची के अपने हिसाब से 3 बड़े मसाइल बताए और व्हेन आई एक्सप्लेन दिस, मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल साहब भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे, वसीम अख्तर साहब भी करेंगे, क्योंकि दोनों ने माजी में कराची शहर को चलाया है।
देखिए, मैं जब कहता हूं कि कराची का एक बॉस नहीं है, मल्टीपल बॉसेस हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कराची शहर की। अगर कराची के अंदर 17 डिफरेंट म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, लैंड ओनिंग एजेंसीज़ हैं, किसी एक जगह पर भी आपको पानी खड़ा हुआ नज़र आएगा तो इल्ज़ाम लगेगा मेयर के ऊपर, नाजिम के ऊपर, वज़ीर बल्दियात के ऊपर, वज़ीर आला सिंध के ऊपर। तो इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं इसकी मिसाल दे रहा था आपको कि शारे फैसल पर रेलवे की ज़मीन है, उस रेलवे की ज़मीन पर गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी बना दी गई। एक हाउसिंग सोसाइटी किसने बनाई? पाकिस्तान रेलवेज़ ने बनाई। किसका इदारा है? वफाकी हुकूमत का इदारा है। उसके अंदर कोई पानी का निज़ाम नहीं डाला गया, सेवरेज का निज़ाम नहीं डाला गया। बारिश होती है, वह पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ पर लोग रहते हैं, सैकड़ों की तादाद में घर हैं, वहाँ पर अपार्टमेंट्स बना दिए हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स वहाँ बना दी गई हैं, कोई निकासी का प्रोसेस वहाँ पर नहीं है। किसकी गलती थी? फेडरल गवर्नमेंट की गलती है, रेलवेज़ की गलती है। इल्ज़ाम किसके ऊपर लगता है? KMC पे लगेगा, किस पे लगता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे लगता है। DHA की बात करते हैं आप। DHA कराची की सबसे प्राइम पॉश लोकेलिटी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वहाँ रहते हैं, वसीम अख्तर साहब भी वहाँ रहते हैं, मैं भी वहाँ रहता हूँ। हर बारिश के अंदर DHA का बुरा हाल होता है, सड़कें टूट जाती हैं, वहाँ पर पानी खड़ा हुआ होता है। कल थोड़ी सी बारिश हुई है DHA के अंदर, सड़कें जो थी वो तालाब का मंजर पेश करी थी। वहाँ तो KMC नहीं है, वहाँ तो DMC नहीं है, वहाँ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ तो कंटोनमेंट बोर्ड काम करे जिसको वफाकी हुकूमत कंट्रोल करती है। एक ग्रेड 19 का अफसर है कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वहाँ क्यों निकासी को यकीनी नहीं बनाया जाता? वहाँ पर क्यों पानी जमा होता है? तीसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जो कि कराची का सबसे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट एक ज़माने में था, इट वॉज द मोस्ट वेल प्लान डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची। उसके अंदर बीच शारा के ऊपर एक फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट आता है ग्रीन लाइन के नाम से। वो प्रोजेक्ट आपके जो बरसाती नाले हैं उनको चोक कर देता है, आपके जो फ्लाईओवर बनाए जाते हैं उसको चोक कर देता है। नतीजा क्या होता है कि जो पानी पहाड़ी की तरफ से, पापोश की तरफ से, नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ से, गुज्जर नाले की तरफ जा रहा होता है, वो सारा पानी क्रॉस नहीं हो पाता। नतीजा क्या हुआ? पानी वहाँ पर जमा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये कोलैबोरेशन फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ठीक नहीं होगी, जब तक मैं समझता हूँ एक लीडर नहीं होगा कराची के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, एक बॉस नहीं होगा, तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। ब्लेम गेम चलता रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कमेटी बनाई गई है, इसके अंदर हम ये मुद्दा रखेंगे फेडरल गवर्नमेंट के सामने कि जो फेडरल इदारे कराची शहर लेकिन इसके लिए ज़रूरी है मुर्जा साहब, क्या इसके लिए ज़रूरी नहीं जो आपने सोल्यूशन दिया है कि जब तक कराची का एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा तो मसला हल नहीं होगा? उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो आर्टिकल 140 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको इख्तियारात मुंतकिल करे। बिल्कुल सही आपने। अब मीर साहब, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एम्पावर्ड होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होना चाहिए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। कराची के जितने इदारे हैं, और ये वसीम अख्तर साहब विल सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट, जितने इदारे हैं उसके अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट है। KMC तनख्वाहें पे नहीं कर पाता, पेंशन पे नहीं कर पाता, KDA हो, SBCA हो, वाटर बोर्ड हो, इन सब के अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट इशू है। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। 1998 से लेकर 2005 तक कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में एक बंदे को अपॉइंट नहीं किया गया। 2006-2007 में 5,500 बंदे अपॉइंट किए गए। किस तरीके से अपॉइंट किए गए? उनकी क्या अफादियत थी? कितना पानी, कितना सेवरेज का मसला उस ज़माने में हल हो गया था? कितना इजाफी पानी कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड कराची ले आई थी? 5,500 बंदे 1.5 साल में भर्ती कर लिए गए। वो कहाँ हैं वो लोग? तो जब तक आप ये ओवर एम्प्लॉयमेंट का इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे, मामला हल नहीं हो सकते। और वो ओवर एम्प्लॉयमेंट क्यों हुई? कि आपने एक इतना पावरफुल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया हुआ था जिसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या किसी और इदारे की नहीं थी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, कमर्शलाइजेशन कराची के अंदर हुई। 2003-2004 में जो हमारा बड़ा एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था, उसने कराची की शाहराहों को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि कराची के अंदर वो प्लॉट्स जो कि बहादराबाद में, खालिद बिन वलीद रोड पे, तारिक रोड पे, नॉर्थ नाज़माबाद में 2000 गज के प्लॉट थे जिसमें एक फैमिली रहती थी, 2 फैमिलियाँ रहती थी, उन प्लॉट्स को कमर्शलाइज करके ग्राउंड प्लस 20 की बिल्डिंग बना दी गई। नतीजा क्या हुआ कि आपका सेवरेज सिस्टम चोक हुआ, आपका पानी का निज़ाम चोक हुआ। किसने वो कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी निकाली थी? किसने उस पॉलिसी को इंडोर्स किया था? मैं समझता हूँ जब आप एक एम्पावर्ड
सिस्टम लेके आते हैं जिसके अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई उसको सुपरवाइज नहीं करता, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू केओस। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा निज़ाम आने की ज़रूरत है जो मुतवाज़िन है, जो कि इनको एम्पावर तो करेगा, बट एट द सेम टाइम जहाँ पर गलतियाँ हैं, जहाँ पर बेगुरेज तरीके से इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता है, उनको चेक करने नहीं, लेकिन ये निज़ाम तो मौजूद है ना, निज़ाम तो मौजूद है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपने सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको इख्तियारात देने हैं, वो कब देंगे आप? नहीं, देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अभी बताया ना कि आज भी कचरा उठाने का इख्तियार तो डीएमसी का है, कोई उसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है। नाले जो कराची के 38 बड़े नाले हैं वो किसका इख्तियार है? वो केएमसी का है। जो छोटे आपके 400 नाले हैं वो किसका इख्तियार है? वो डीएमसी का है। इख्तियार आज भी इनके पास है। प्रॉब्लम यह है इस वक्त इन इदारों के अंदर वसाइल की कमी हो गई है। वसाइल की कमी क्यों हुई है कि माजी में आपने लोगों को भर्ती करते गए, लोगों को आपने अपने पर्सपेक्टिव से रोजगार फराहम किया, नतीजा ये हुआ आपने रेवेन्यू को नहीं बढ़ाया, आपने अपने अखराजात को बढ़ा दिया। मैंने आगे चलना है, मैंने ब्रेक भी लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले वसीम अख्तर साहब छोटा सा रिस्पांस करेंगे जो मुर्जा वहाब साहब कह रहे हैं, छोटा सा रिस्पांस। देखें 18 अमेंडमेंट के बाद जिस तरह से सूबा मजबूत हुआ है, उस पर तो कोई चेक नहीं है। अगर इख्तियारात देने के बाद निचली सतह पे वो मजबूत होते हैं, चेक ज़रूर होना चाहिए कि वो तजावुज़ तो नहीं कर रहे। मगर सिंध गवर्नमेंट ने किया क्या कि एम्प्लॉयमेंट इशू है कि नहीं है? बिल्कुल है। गवर्नमेंट में नहीं है, इख्तियारात क्या सिंध गवर्नमेंट में नहीं है? वो इशू है, सिंध में भी है, सिंध गवर्नमेंट में है। इशू को रिजॉल्व करें, लेट मी फिनिश, इशू को रिजॉल्व लेट मी फिनिश। बिल्कुल है ओवर एम्प्लॉयमेंट। जब इख्तियारात नीचे देंगे आप उस पर चेक जरूर रखें। चेक का मतलब ये नहीं है आपने सारे महकमे अपने पास रख लिए, खुद भी कुछ नहीं कर रहे आप, ये गलत। उसके बाद मेगा प्रोजेक्ट्स अपने पास रख लिए सिंध गवर्नमेंट ने। इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी बीच में आ गई। केएमसी देखें, केएमसी के डोमेन में फेडरल गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है और सिंध गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है। जो ये मसला बना है ग्रीन लाइन वाला, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी केएमसी है, मगर इन्होंने केएमसी को ऑन बोर्ड मुझे एक ब्रेक लेना है एग्जीक्यूशन के वक्त। किसने? फेडरल गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन के वक्त ब्रेक लेना है, तो ये मसले आए हैं। एक ब्रेक लेना है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर हम मसले को हल करने की कोशिश करें, ऐसी गुफ्तगू करें कि ऐसा ना लगे कि हम पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही, हम मसला हल करना चाह रहे हैं। तो अगला जो हमारा 1 घंटा है वो बड़ा अच्छा गुजरेगा और लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान इम्प्रेस। हमें सिर्फ अपने वोटर्स को इम्प्रेस नहीं करना, आम पाकिस्तानी को भी हमने इम्प्रेस करना है। और अभी मैंने हाफिज़ नईमुर रहमान से और शाही सैयद साहब से भी बात करनी है। एक वक्फा और वक्फे के बाद हम अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। जीने दो कराची ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। और हम बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल के बारे में और इसका हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और कराची के तमाम इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आज हमारी इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। वैसे तो कराची के बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं और बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने सिर्फ ये जो 7-8 लोग हैं इन्हीं को क्यों बुलाया है। तो यकीनन जो ताजर बरादरी है, बिज़नेस कम्युनिटी है और लोग हैं, वो सारे भी बड़े अहम हैं। पहले हमने अपनी ट्रांसमिशंस में उनको भी शामिल किया था, लेकिन आज हमने कोशिश ये की है कि ज़रा थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मौज़ूआत पर बातचीत कर सकें। आप देखें अभी भी मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, इतने सारे लोगों को अभी तक मैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और शाही सैयद साहब के पास पहुँचा ही नहीं हूँ। तो अब हम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से बात करते हैं, जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं। हाफिज़ साहब, आपने पिछले दिनों कराची के मसाइल पर कुछ एहतजाजी मुजाहरे भी किए, लेकिन बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि सियासी जमातें सिर्फ कराची के मसाइल पे बात क्यों करती हैं, बाकी शहरों के मसाइल पे बात क्यों नहीं करती। तो कराची और पाकिस्तान के जो दीगर शहर हैं, क्या उनके मसाइल आपस में मिलते जुलते नहीं हैं? आप इसका क्या कंपैरिजन करेंगे? शहर को दूसरे शहरों से तो कभी कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। इसकी ये तो 150 मुल्कों से ज़्यादा आबादी रखने वाला शहर है। इस शहर की अहमियत ये है कि ये पोर्ट सिटी है। इस शहर की अहमियत ये है कि ये गुलदस्ता है तमाम लोगों का। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस शहर में जो इस वक्त सूरत हाल है, बिजली यहाँ पर आप लोगों को फराहम नहीं कर पा रहे। एक ऐसी कंपनी को ये हवाले कर दिया गया कि जो मुसलसल इस्तेहसाल कर रही है, मुसलसल लूट मार कर रही है और लोड शेडिंग के अजाब में इस शहर के शहरियों को रखा हुआ है। पानी यहाँ पर फराहम नहीं किया जा रहा और उसकी कोई स्कीम पिछले 15 साल में एक कतरा पानी इजाफा नहीं हो सका। नेमतुल्लाह खान साहब आखिरी कैथरी मुकम्मल करके गए थे।
फिर इसके बाद आ जाइए कि सीवरेज का निज़ाम बदतरीन है। यहाँ के इदारे जो है वो हुकूमतों ने अपने हाथ में लिए हुए हैं। यहाँ पर लोगों को ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की सतह पर जो पहले कुछ चला करता था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट की कोई कंपनी गवर्नमेंट की मौजूद नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ ट्रेन चला करती थी वो ख़त्म हो गई है। इसलिए इस शहर के साथ तो मुसलसल ज़्यादतियाँ हो रही हैं। बारिश होती है ये तबाहाल हो जाता है, सड़कें इसकी टूटी हुई हैं, नाले इसके बह रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि कराची की सूरत हाल वर्स्ट है अच्छा, पाकिस्तान के। अब हम बात करते हैं जनाब शाही सैयद साहब से, जो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं। शाही सैयद साहब, आप भी कराची में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, ये बताएं कि कराची के और पाकिस्तान के दीगर शहरों के जो मसाइल हैं, क्या ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या एक ही जैसे मसाइल हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, देखने और सुनने वाले को सलाम देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कराची के साथ पिछले 25-30 सालों से बड़ा जुल्म बर्बरियत हुआ है। कराची को लोगों ने माफियाज के नामों से याद किया और कराची में वो कत्ल गारत हुआ है कि जो तारीख़ में बहुत कम किसी और शहर में हुआ। कराची का वारिस कोई नहीं है, दावेदार बहुत सारे हैं। कराची को लोग सिर्फ नोचने के लिए है। यहाँ सियासत लाशों के ऊपर भी मसलहतें हुई है। यहाँ खुदाई जो तूफ़ान या बारिश होती है वो भी हम मसलहतों में इस्तेमाल करते हैं और वो भी सियासत में इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कराची पूरे पाकिस्तान को खिलाने वाला शहर है, कराची हमारी माँ की तरह है। कराची को तवज्जो की ज़रूरत है, कराची को वो खुशहाली देना चाहिए जो आज से 20-25 साल पहले कराची रोशनियों का शहर था। और मैं ही समझता हूँ कि इस वक्त कराची की हालत बहुत बुरी है, इसलिए कि यहाँ पर जंग है और वो जंग है वफाकी और सूबाई और बल्दियाती तीनों हुकूमतें अपने मफादात के लिए लड़ रहे और अपने मफादात की बात करें अवाम के लिए आज दिन तक किसी ने सोचा ही नहीं। क्योंकि यहाँ जब भी इलेक्शन होता है तो कभी RTS सिस्टम बैठ जाता है, कभी टप्पे लग जाते हैं। अल्ताफ़ भाई लंदन में बैठा होता है, टप्पे लगा के लोग 2-2 लाख वोट लेते हैं। तो लिहाजा आवाम की अहमियत नहीं है। जब तक आप फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करोगे अक्रॉस द बोर्ड, जिससे हमने कहा था कि ऑपरेशन करें और वो किसी कौमियत पार्टी या मसलक के खिलाफ ना करे, वो दहशतगर्द। शाही सैयद साहब, कराची के मसाइल पे बात हो रही थी, मैंने पूछा था कंपैरिजन करें बाकी शहरों से। खैर आप इसको इलेक्शन की तरफ ले गए हैं, ये भी आपका राइट है, आप बात कर सकते हैं। मैं वसीम अख्तर साहब आपके पास वापस आता हूँ। देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि कुछ साल पहले कराची में दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला था। तो आपको याद होगा इसी तरह हमने सब पार्टियों को, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया था। इसी तरह हमारा जो जियो कराची का जो स्टूडियो है वहाँ पर कुछ बातों पे इत्फाक राय हुआ और फिर उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। एक कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ और वो मसला जो है वो काफ़ी हद तक अब एड्रेस हो गया है। अगर दहशतगर्दी कराची में कम हो सकती है तो ये जो बाकी माफियाज हैं, क्या इनके खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ सकते? पिछले साल मुझे याद है आप मेरे साथ गए थे कुछ जगहों पे कराची में जहाँ पे टैंकर माफिया जो है, टैंकर वाले माफिया जो है वो पानी बेच रहे थे, पानी फरोख्त कर रहे थे। तो कुछ ये जो माफियाज हैं, कचरा माफिया है, टैंकर माफिया है, ये जो माफियाज हैं, इनसे लड़ने के लिए, इनको शिकस्त देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हामिद साहब, फिर कहूँगा इख्तियारात एक जगह पे ले आएँ। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऑर्डर दिया कि कराची से इंक्रोचमेंट रिमूव की जाए और ऑर्डर दिया KMC को। हमने करके दिखाया। एम्प्रेस मार्केट जो कि ज़ियाउल हक के ज़माने के मार्शल लॉ में नहीं क्लियर हो सका, बहुत लोगों ने कोशिश की, मगर हमने KMC की रिट मनवाई और हमने क्लियर करके दिखाया। बहुत जगहों से, सारी जगहों से नहीं, जहाँ से कर सकते थे वो किया। नालों के ऊपर से चाइना कटिंग भरी हुई थी शहर में। जब मैं मेयर बना, लोगों ने बाग बेच दिए थे, ग्राउंड्स बेच दिए थे, चाइना कटर्स आज भी मौजूद हैं, तो उनको ख़त्म किया हमने, शादी हॉल ख़त्म किए। तो ये रिट हमने मनवाई। जब पावर्स मिलते हैं, जब अख्तियारात दिए जाते हैं तो वो डिपार्टमेंट्स परफॉर्म करते हैं। हमने रिजल्ट दिए। मैं हामिद साहब आपकी तवज्जो एक चीज़ और की तरफ ले जाऊंगा जो कि असल इशू भी आ गया है डिस्ट्रिक्ट का। मेरा हुकूमत से भी ये सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट जो बनाने जा रहे हैं किमाड़ी, क्या इस डिस्ट्रिक्ट बनाने से पहले प्री रिक्विजिट या कोई पब्लिक कंप्लेन, कोई एजिटेशन, कोई डिमांड, कोई एप्लीकेशन जमा की गई थी, CM साहब के पास आई थी, जो इस पे उन्होंने तवज्जो दी? तो मैंने जो जवाब सुना है वो मुझे ये मिला है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी
इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो पॉपुलेशन आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? पॉपुलेशन तो इस वक्त भी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि सेंसस पे कोई यकीन ही नहीं रख रहा। लोग कोर्ट्स में हैं, डिलिमिटेशन के हवाले से भी लोग कोर्ट्स में हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर पिटीशन मौजूद हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 चेयरमैन हैं, बाकी किसी से मशवरा किया गया? एमक्यूएम सबसे बड़ी जमात है उधर, हमसे मशवरा किया? आपने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है, बहुत अहम सवाल है ये वसीम अख्तर साहब। तो वही मैं कह रहा हूं, मैं चाहूंगा मुर्जा वहाब साहब अब इसका जरा जवाब दें। हम डिस्ट्रिक्ट की तरफ ना जाएं, कराची को एक करें। पहले ही डिवाइड हो चुका है कराची, 6 डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद एक और डिस्ट्रिक्ट। इसका मुर्जा वहाब साहब से जवाब लेते हैं। और फिर 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज बन गई हैं। तो इतना डिवाइड करेंगे तो कौन परफॉर्म करेगा? मुर्जा वहाब साहब खुद कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की 6 कंटोनमेंट्स हैं, एक डीएचए है। चलें अब उनसे जवाब तो ले लेने देना। फेडरल मुर्जा साहब जरा जवाब दे दें इसका। देखिए मैं समझता हूँ एमक्यूएम के दोस्तों को सोच लेना चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में सोचते क्या हैं। जिस निज़ाम के बेनिफिशरी थे, जिसके बारे में बार बार ये कहते हैं, परवेज़ मुशर्रफ का जो निज़ाम था उसमें कराची 18 टाउन्स में बाइफरकेटेड था, तब वो निज़ाम ठीक था। लेकिन आज चूँकि पीपल्स पार्टी ने 7वां ज़िला क्रिएट किया तब प्रॉब्लम है। वसीम अख्तर साहब 2005 में ख़ुद सूबाई काबीना का हिस्सा थे जब हैदराबाद ज़िले को तोड़ा गया, दादू ज़िले को तोड़ा गया, लाड़काना को तोड़ा गया, जैकोबाद को तोड़ा गया। तब कोई एतराज़ नहीं था चूँकि इन लोगों ने किया था। जब पीपल्स पार्टी कोई फ़ैसला करती है तो आवाम की फ़लाह के लिए नहीं होता, जो ये लोग फैसला करते हैं वो आवाम की फलाह के लिए होता है। तो मैं समझता हूँ दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। मैं वजूहात बताता हूँ आपको। जो 2017 के सेंसस रिजल्ट्स अभी तक ऑफिशियली अवेलेबल हैं उसमें सूबा सिंध का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम ने दरख्वास्त की सूबा सिंध के वज़ीर आला को कि हमें दिक्कत होती है अपने मसाइल को हल करने में। बुनियादी वजह बाबा भिटशा आइलैंड का जो मकीन है वो कैसे जाएगा साइट एरिया में जाके डीसी के ऑफिस में अपने मसाइल को हल करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए उस ज़िले को बाइफरकेट किया गया है। जो लोग ये सोचते हैं कि इसमें लोकल गवर्नमेंट का कोई पर्सपेक्टिव है, जो लोग ये सोचते हैं कि कराची को तोड़ने की साजिश है, मैं इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा। कराची डिवीज़न 1 थी, कराची डिवीज़न 1 है। गवर्नमेंट का इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ये ख़ास तौर पे सियासी बुनियादों पर चीज़ों को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब कहते हैं उन्होंने कराची में शादी हॉल तोड़े, चाइना कटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। मैं समझता हूँ ये सवाल पूछने की ज़रूरत है शादी हॉल किसके ज़माने में बने। ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि चाइना कटिंग किसके ज़माने में हुई, रफ़ाई प्लॉट्स को किसके ज़माने में कमर्शलाइज़ किया गया। मैं समझता हूँ जब तक ये मसाइल को हम नहीं मानेंगे कि हाँ माजी में किस किस की क्या गलती रही है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब तक आप सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते, जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट ना करें कि हाँ ये गलती माजी में हुई है। देखिए मैं अपना मैं सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूं। एक मिनट जवाब नकवी साहब, एक मिनट जवाब फिरदौस भी मैं इस तरह जी जी मैं 1 मिनट जवाब दे लूं इसका। देखिए 18 टाउन की जिक्र किया गया, वहां कंट्रोल मेयर का ही था। आज डिस्ट्रिक्ट अलग परफॉर्म कर रहे हैं। चलें ठीक है, अब मैं फिरदौस मीम नकवी साहब की तरफ जा रहा हूं। वसीम भाई मुझे फिरदौस मीम नकवी साहब से बात करनी है। फिरदौस मीम नकवी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो मैंने पहले माफियाज की बात की है, आपको भी पता है मेरा इशारा किस तरफ है, मैंने टैंकर माफिया की बात की है, कचरा माफिया की बात की है। तो पहले तो इस कराची शहर का मसला ये था कि यहाँ पे कोई किसी के खिलाफ इख्तलाफ राय करता था तो उसको गोली मार देते थे। बोरीमद लाशों का ज़माना था, तो वो मसला तो हल हो गया, वो बहुत बड़ा मसला था। अगर वो मसला हल हो सकता है, अगर उस माफिया को शिकस्त दी जा सकती है, तो जो बाकी माफियाज हैं, टैंकर माफिया है, कचरा माफिया है और लैंड माफिया है, इनको शिकस्त क्यों नहीं दी जा सकती? जी मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बात यह है कि जहां माफिया होती है तो माफिया के पीछे पीपल इन पावर होते हैं और हर माफिया के पीछे कोई ना कोई सियासी जमात के लोग, और हो सकता है कि कुछ के पीछे तमाम सियासी जमातों के लोग हों। विदाउट द पॉलिटिकल पावर सपोर्टिंग द माफियाज, माफियाज कैन नॉट एग्जिस्ट। जब तक एहतिसाब का अमल किसी जगह भी दुरुस्त नहीं होगा, वहाँ इस किस्म की माफियाज बनती रहेंगी, इसलिए कि गेन जो है वो बहुत ज़्यादा है फाइनेंशियल। यहाँ केएमसी के गार्डन का इंचार्ज, बागात के इंचार्ज, उसकी जो जायदाद सामने आती है, वो मेयर सो रहे थे कि उनको पता नहीं चलता कि उनके नाक के नीचे कितना पैसा कोई कमा रहा है।
वो मंजूर काका किस तरह कनाडा चले गए, क्या चीफ मिनिस्टर साहब सो रहे थे? ये एहतसाब का अमल और सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं रखा जाएगा, इस शहर के अंदर ये माफियाज पनपती रहेंगी। जो सबसे अच्छा चेक है, देखिए बात मुर्तज़ा ने भी कही, वसीम साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ वो कि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट। बात शुरू होनी चाहिए कि केडीए, एलडीए, एमडीए सबको मर्ज करके केएमसी को दे दो। पहले ये तो सिंध गवर्नमेंट 12 साल में कर सकती थी कि एक इकाई, तो जब ये 4 आ जाती हैं तो इसके तहत रकबे के लिहाज से कराची का 74% से ज़्यादा हिस्सा आ जाता है। और उसके साथ साथ ये फेडरल गवर्नमेंट से अगर डिमांड करें कि म्युनिसिपल सर्विसेज की हद तक प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर शेयर जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड यहाँ सबकी हिम्मत नहीं होती, मैं ये बयान कह देता हूँ, जिस जगह 90% से कम आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हो उस एरिया को कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं कहना चाहिए। कोई तो लिमिट होगी। अच्छा, या ये कराची जो है वो दूध देती हुई गाय है जिससे पैसे कमाए जाएंगे। DHA इज अ पार्ट ऑफ कराची, इट शुड नॉट बी विद द फेडरल गवर्नमेंट। कहे ना, किसी की हिम्मत नहीं होती। मैं जब ये वाले मसाइल है, इसी के प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, कराची के सारे अमीर तरीन इलाकों के नाम लेता जाता हूं। केडीए स्कीम नंबर 1 का एक्सटेंशन वाला हिस्सा फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड, जो ओवरसीज पाकिस्तान जनरल्स कॉलोनी स्टेडियम के साथ फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड, जो सबसे महंगा इलाका है वो कराची कैंटोनमेंट बोर्ड। सवाल आ जाएगा कल मेरे ऊपर कि ये क्या बातें करते हैं, लेकिन मुझे शहर कराची का दर्द है। बात सारी ये, अच्छा बस ठीक है कि ये सारे रेवेन्यू जनरेटिंग एरियाज, इन सबको चाहे वो कमर्शियल हो या नहीं हो, अच्छा मास्टर प्लान के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं मास्टर प्लान को, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसको एक्चुअली कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होना चाहिए था, और ये सारे इदारे मरबूत होने चाहिए। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस क्या होता है इस सिस्टम के अंदर, अगर आप एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर लेके आए, वो निजाम लेके आए जो दुनिया भर में कामयाब हुआ है, जो दुनिया। हामिद मीर साहब 2 मिनट। मुस्तफा कमाल साहब, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? न्यूयॉर्क वाला निजाम कराची के कामयाब, क्या कराची के मसले का? हामिद मुस्तफा कमाल साहब, हामिद साहब एक मिनट हामिद साहब, पूरे मुल्क के हवाले से जरा मुझे मुस्तफा कमाल साहब से बात कर लेने देना, मैं बाद में आता हूं आपके पूरे पास। मुल्क के हवाले से करप्शन की बात। मुस्तफा कमाल साहब, क्या कराची के मसले का हल डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर है? 1 मिनट दे दें हामिद भाई, वो रह जाएगी बात। पूरे मुल्क में करप्शन की बात की गई। जी हामिद साहब, ऐसा है कि इन्होंने, जो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, वसीम साहब देखें, एक मिनट वसीम साहब बाकियों को भी बोलने देना। एक मिनट दे दें मुझे। नहीं, प्लीज पहले मुस्तफा कमाल साहब से बात मैं नहीं चुप होने वाला। एक मैं दोबारा आऊंगा ना आपके पास। कंट्रोल कर रहे हैं, 1 मिनट। जब पूरे मुल्क में करप्शन की बात हुई है, जिस दिन से वजूद में आया करप्शन आज तक मौजूद है, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब सो रहे हैं कि उनके नाक के नीचे जहांगीर तरीन साहब जो जी कमीशन बन गई है, अब आप ठीक है करता जाऊंगा फिर। बिल्कुल सो रहे हैं आपकी तो नाक के नीचे। मैंने पॉइंट आउट की पार्किंग का, बहुत शुक्रिया। देखिए ना, बैठ के कहा आपने कुछ नहीं किया। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मत करें। देखिए ये तो आप ऊंची बात कर रहे हैं। आपको हिसाब मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मेहमानों, ये जो आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, आप कराची के लोगों का भला नहीं कर रहे। आप अपने वोटर्स को इंप्रेस ना करें, लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप मेरे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन इस तरह मत करें। मुस्तफा कमाल साहब, चेक एंड बैलेंस किस तरह कायम हो? क्या मसले का हल एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर है? हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया कि देखिए, ये मैं आपको हल भी बता, ये जो लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल डाइकोटोमी ऑफ कमांड्स हैं यहाँ पर।
कि 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, 18 एजेंसीज हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब भी कह रहे हैं और लोग भी बात कर रहे हैं। इसका हल मौजूद है ना। 2007 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पास किया कराची के हवाले से कि तमाम जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो सिविल एरियाज हैं, जो लॉजिस्टिक एरियाज नहीं हैं, जो कि जहां पर आम इंसान सिविलियन रहते हैं और वो कैंटोनमेंट बोर्ड की जुरिसडिक्शन में आ चुके हैं, उनको डी नोटिफाई करके 1 महीने में सर्वे करके डी नोटिफाई करके उनको सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया जाए, केएमसी का हिस्सा बनाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं 2007 की, नंबर 1। उसके बाद ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए अपील पर और 2015 में उनकी अपील खारिज हो गई। आज भी ये ऑर्डर वैलिड है। ये हमारे जो दोस्त जितने बैठे में बात कर रहे हैं, उनको इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये मसला हल हुआ है। अगर ये अपने लेवल पर उठाएंगे तो इस मसले का हल होगा। दूसरी बात मुझे कहनी है हामिद मीर साहब कि देखिए, अगर ये बात कर मैं आपकी जो प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है, हर बात का जवाब है, मैं इस पर जाना नहीं चाहता। आप इतना एक नोबल कॉज लेकर बैठे कि हल और इशूज जो है रिजॉल्व हो, लोगों के इश्यूज रिजॉल्व का ये तरीकेकार होना चाहिए कि देखिए, अगर कोई ये कह रहा है कि फलां चीज गलत हो गई, तो भाई कोई आसमान से फरिश्ते तो नहीं उतरेंगे ना उसको ठीक करने के लिए। इसी सूबाई हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो आकर क्राइसिस में ये बताना नहीं है कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। भाई उसको ठीक करें, अगर कोई गलती हो गई इसको ठीक करें। और तीसरी बात जो आपने सवाल किया है, आप ये करप्शन, ये जो बहस हो इसीलिए रही है कि कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। एक इदारा कुछ कर रहा है, दूसरा इदारा कुछ कर रहा है। जब आप डाइकोटमी ऑफ कमांड करते हैं, जब आप डिफरेंट चेन ऑफ कमांड करते हैं, तो करप्शन की मदर ऑफ करप्शन जो है वो यही है कि आप इख्तियारात को इतना उलझा दें, एक जगह ना रखें, तो वहां पर हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम डालेगा। आप इख्तियारात और वसाइल को, इदारों को एक इलेक्टेड मेयर के नीचे दें और फिर उसको अकाउंटेबल करें। सबको यह पता होना चाहिए कि भाई अगर शहर में कोई काम करना है तो उसके नीचे काम करना है, और वो अगर अच्छा होगा तो वो अच्छा कहलाएगा, बुरा होगा तो फिर वो बुरा कहलाएगा। इसके अलावा दुनिया में कोई और तीसरा तरीकेकार नहीं है हामिद मीर साहब। लंदन चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, इस्तांबुल चले जाएं, शंघाई चले जाएं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट्स हर जगह की जो है वो एम्पावर्ड है। इसके लिए कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। इख्तियारात और वसाइल को जो आपको 18वीं तरमीम के बाद ऊपर से नीचे मिले हैं, जो आपको NFC अवार्ड में पैसा मिलता है, खुदा के वास्ते आप नीचे इदारों को वहां पे दें। इसी तरह इस तरह पाकिस्तान उठेगा, वरना डिसएनफ्रेंचाइजमेंट फैल रही है, बदली फैल रही है। और कराची बहुत इस तजवीज़ पर मैं चाहूंगा मुर्तज़ा वहाब साहब, आपका क्या ख्याल है कि क्या कराची का एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर नहीं होना चाहिए? इसमें कोई मज़ायका नहीं है, हो सकता है, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर हो सकता है। और इस बात पर भी कंसेंसस है हामिद मीर साहब। मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं कि लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है वो एम्पावर्ड होना चाहिए, लेकिन हमारा सिर्फ एतराज़ ये है कि वो अगर निज़ाम कंप्लीट आपने ऑटोनॉमी दे दी जिसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उस पर हमारे एतराज़ात हैं। हम अगले बल्दियाती इंतखाबात के लिए एक नया मुसव्वदा लेके आ रहे हैं। काबीना ने इस बात की मंजूरी दी है और मुसव्वदा असेंबली में टेबल करने से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन की जाएगी, उनसे इनपुट ली जाएगी और उसके बाद उस ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा। तो मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपको ये कैटेगोरिकली कहता हूँ कि हम चाहते हैं इसमें रिफॉर्म्स आएँ, हम चाहते हैं इसके अंदर बेहतरी आएँ, चीज़ों को मज़ीद बेहतर, मौसर, इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि पावर्स और इख्तियारात के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी का, चेक्स एंड बैलेंसेस का मेकनिज़म हो, ताकि चीज़ों को आप आगे लेके सही तरीके से चल सकें। दूसरी, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं उस बात की तायीद करता हूँ। मैंने वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा है। कंटोनमेंट बोर्ड को डी नोटिफाई कौन करेगा हामिद मीर साहब? कंटोनमेंट्स एक्ट 1924 कोई प्रोविंशियल लॉ नहीं है, वफाकी हुकूमत करती है, वफाकी काबीना करती है। रेलवे के एरिए को, पोर्ट कासिम के एरिए को, KPT के एरिए को, सिविल एविएशन के एरिए को कौन डी नोटिफाई करेगा? वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, वो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तीसरी चीज़, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराची के लिए 650 MGD की रिक्वेस्ट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध हुकूमत की 2016 से पेंडिंग है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, ख़त्म हो गया। शाहिद खाकान साहब वज़ीर आज़म थे, उनका दौर ख़त्म हो गया। खान साहब वज़ीर आज़म बने, कराची से इलेक्ट हुए, 2 साल हो गए उनको वज़ीर आज़म बने हुए, अभी तक हमारी वो दरख्वास्त पेंडिंग है। मैं इस फोरम पे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बड़ी मुद्दबाना गुजारिश है कि कराची के लिए वो 650 MGD का अप्रूवल दें, ताकि उस चीज़ को भी आप कराची के सिस्टम में इवेंचुअली ऐड कर सकें। अच्छा, इस पे तो मुझे कंसेंसस नज़र आ रहा है कि डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर वाला जो तजवीज़ है उस पर मुझे
कंसेंसस नजर आ रहा है। वसीम अख्तर साहब, आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं ना, डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर से? मीर साहब देखिए, डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर के साथ उसको पावर्स क्या दे रहे हैं, ये मुर्तजा वहाब साहब नहीं डिफाइन कर रहे। मैंने बताया वो डिफाइन कर दे तो फिर उसके बाद मैं माफी चाहता हूं, वसीम भाई की बारी थी, माफी चाहता हूं, लेकिन ये भी डिफाइन होना चाहिए, बिकॉज मेयर इलेक्टेड डायरेक्टली हो और उनको वही मसाइल हो जो कि वसीम अख्तर साहब को पेश आ रहे हैं कि वो उनके पास रेवेन्यू जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं हो, टैक्स लगाने की नहीं हो। एक मैं से बात करूं कर लें प्लीज सर। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, नकवी साहब शायद वो बात नहीं समझे। मैंने बताया कि मुसव्विदा तैयार होगा, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से मशावरत की जाएगी, उसके बाद असेंबली में टेबल किया जाएगा। हम बेसिकली समझते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ पावर दी जाए। अगर आपने मादर पिदर आजाद रखा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए सिर्फ ये मेरी गुजारिश है। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मगर मैं मुर्सब आपको ये कहूं कि जो केएमसी है और डीएमसीज हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट है, उसका एक सेक्रेटरी है, उसका एक मिनिस्टर है, अकाउंटेबिलिटी वहां से होती है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकती। तो 4 साल तक मैं ये बात करता रहा कि अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट करे, मगर इख्तियारात तो नीचे दे। और जहां तक अमेंडमेंट का मामला है, मैं मुर्तज़ा वहाब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सीरियसली इस नोट पे सब स्टेक होल्डर्स को लेके बैठें, जिनके वोट हैं, जिनका पास वोट बैंक है, जो स्टेक होल्डर हैं कराची के, उनको लेके बैठें, सिर्फ सबको लेके बैठें, ताकि हम अपनी तजावीज़ आपको दे सकें। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं भी कुछ लोगों को लेके बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से उन तक पहुँचता हूँ। हाफिज नईमुर रहमान साहब और शाहिद सैयद साहब, उनके पास पहुँचता हूँ एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। 19 नालों की सफाई की जिम्मेदारी। जीने दो कराची ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। हमने आज अपने इस स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से हमने गुफ्तगू की थी और उनसे कराची के मसाइल पर बातचीत की थी, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक सलूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी वक्फे से पहले एक इशू पर आपको कंसेंसस नज़र आया कि कराची के मसाइल का हल ये है कि एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि किसी के जहन में कोई और भी सलूशन हो। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपका क्या ख्याल है, कराची के मसाइल का हल क्या है? कराची को कराची की हैसियत मिलनी चाहिए, इसकी आबादी फौरी तौर पर काउंट होनी चाहिए, और उसके मुताबिक इसमें पूरा जो इसका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको ठीक होना चाहिए। इसमें इख्तियारात का तवाज़ुन इस तरह होना चाहिए कि बल्दिया को एम्पावर करना चाहिए। कराची एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, इसकी तकसीम दर तकसीम करना इंतहाई गलत है। मैं इस मौके पर यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब सूबे में इंतज़ामी तकसीम की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के लोग लिसानी सियासत शुरू कर देते हैं, लेकिन कराची को वो जितना चाहे तकसीम कर दें अपने सियासी मफादात के लिए। आपने मुझे बताया कि पिछली मरतबा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी और कोरंगी बनी, तो कराची के अवाम को और कोरंगी के अवाम को क्या मिला जो आप नए नए ज़िले बनाना चाहते हैं? लिहाजा सिवाय इसके कि सियासी मकासद हैं, पीपल्स पार्टी और कुछ भी नहीं कर रही है। कराची को एम्पावर करना चाहिए, कराची के अवाम को जो है वो उनको सहूलतें फराहम करनी चाहिए। कराची में जो मास ट्रांजिट प्रोग्राम का पूरा नक्शा नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में मौजूद था और उस पर काम भी शुरू हो गया है, उसके मुताबिक इसके 4 कॉरिडोर होने चाहिए और कराची की जो सर्कुलर रेलवे है उसको इंटरकनेक्ट करती हुई नज़र आए। इसी तरह कराची में जो K4 मनसूबा इन्होंने तबाह कर दिया, अरबों रुपए ज़ाया कर दिए, इसका प्रॉपर जो है वो इंतज़ाम होना चाहिए। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो कमेटियाँ बनाकर हमें बहलाया गया हूँ वाली बात है, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये कौन है जो सबको जमा करके और वही पिटे हुए मोहरों को दोबारा हम पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं? आखिरी बात यह है कि फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, चलें, ठीक है। शाहिद सैयद साहब, कराची के मसाइल का हल बताइए। जिस तरह से कोई बंदा बीमार हो जाए और उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और उसको इमरजेंसी में लेके जा कर के और वो केयर यूनिट में रखते हैं, इसी तरह कराची को जिस तरीके से फाटा में, ट्राइबल में, स्वात में ऑपरेशन करवाया और फिर उनको स्पेशल पैकेज दिया। कराची को स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है, लोगों को एतमाद को बहाल करने की ज़रूरत है और कराची में पार्टियों से, कौमियतों से, मसलकों से बालातर होकर के काम करना चाहिए। जब तक हम लोग सब पार्टियों वाले सब लोग इंसानियत के लिए काम ना करें, ये हमारी माँ की तरह हमारे एक वो रिस्क देने वाला शहर है, पूरा पाकिस्तान को खिलाने वाला है, इसको तवज्जो की ज़रूरत है, इसको अहमियत की ज़रूरत है। आए सब मिल बैठ करके इस शहर को तवज्जो दे।
और इसमें एक ट्रांसपेरेंट और पाक इलेक्शन करवाए, ताकि इनकी यहाँ की आवाम क्या चाहता है, हर वो काम करे जो यहाँ की आवाम चाहता है। जो अभी ज़िले बने या सूबे बने, जो भी बने, वो आवाम के मफाद के लिए बनाए, वो सियासत के लिए न बनाए, वो पैदागिर के लिए और बत्ते के लिए और कमीशन के लिए ना बनाया जाए। ज़िले बनना चाहिए, इख्तियारात देना चाहिए। हम जिस तरह समझते कि 18वीं तरमीम की अच्छाइयाँ खूबियाँ हैं, वो 18वीं तरमीम की खूबी और अच्छाइयाँ अवाम तक पहुँचना चाहिए। वो हमने अवाम के लिए किया था, हमने इसके लिए नहीं किया था कि वो आकर के कोई एक बंदा और डिक्टेटर बन जाए और वो हमारे जी शाहिद सैयद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है शाहिद सैयद साहब। सुबह अच्छा, अब एक आखिर में एक मसला है, बहुत अहम है। सवाल ऐसा है जिसके बारे में ना तो फेडरल गवर्नमेंट कह सकती है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मसला है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह सकती है ये फेडरल गवर्नमेंट का मसला है, ना ज़िलाई हुकूमत कह सकती है कि ये सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत का मसला है। ये सब का मसला है और सबका इख्तियार है, सबको मिलजुल के ये मसला हल करना था, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। मुर्ज़ा वहाब साहब, ये सवाल मेरा ये है कि आप भी जानते हैं कि रोज़ाना 600 मिलियन गैलन सीवरेज यानी कि गंदा पानी जो है वो समुंदर में जा रहा है, और समुंदर जो है वो अगर उसमें इतना भारी मिकदार में गंदा पानी जाएगा तो समुंदर भी तबाह हो जाएगा और कराची भी तबाह होगा। तो इस मसले को हल करना तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, ज़िलाई हुकूमत सबकी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे? मीर साहब, आपने बिल्कुल सही इशू की निशानदेही की है। सेवरेज ट्रीटमेंट एक बड़ा मेजर इशू है कराची शहर का और इसको हंगामी बुनियादों पर रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। मैं माजी के ब्लेम गेम पर नहीं जाना चाहूँगा। S3 एक प्रोजेक्ट है हमारा और वाटर बोर्ड कुछ और वाटर रिसाइकलिंग की और सेवरेज ट्रीटमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। मैं समझता हूँ हमें जो माली वसाइल की कमी का भी सामना है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए अगर फेडरल गवर्नमेंट अपना इनपुट सही तरीके से हमारे साथ देती है तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर अंदाज से, मुतहरक अंदाज से इस मामले को रिजॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज कोस्ट लाइन सिर्फ मेरी नहीं है, सिर्फ वसीम भाई की नहीं है, सबकी है। पूरे पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है, उसको प्रिजर्व करना, उसको सिक्योर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि एक फाइनेंशियल चीज़ जो सिंध गवर्नमेंट की फंसी हुई है, जिसमें आप मेरे ख्याल में एक मदद कर सकते हैं हमारी, कि सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन केस के अंदर पैसे जमा हैं जो कि सिंध हुकूमत की मिल्कियत है, सिंध की आवाम की मिल्कियत है। मैं समझता हूँ अगर वो पैसे फौरी तौर पर कराची के, सिंध के प्रोजेक्ट्स के लिए मुंतकिल कर दिए जाएं तो सेवरेज ट्रीटमेंट के जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसको प्रायोरिटाइज़ किया जा सकता है उन मामलात को हल करने के लिए। इसमें हमें वफाकी हुकूमत की मदद की ज़रूरत है, बिकॉज हमारी दरख्वास्त जो कि पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में उसको वफाकी हुकूमत अपोज कर रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिरदौस शमीम साहब यहाँ बैठे हैं, अगर ये इस बात पर मदद करें सिंध हुकूमत की, वो पैसा मुंतकिल हो जाए ताकि हंगामी बुनियादों पर इस मामले को भी रिजॉल्व कर सकें। ठीक है जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब आप क्या कहेंगे इस पे? इसके ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो डिस्कशन लास्ट हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट इज़ फुल्ली इंटरेस्टेड कि कराची को वो पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है जी, मैं समझता हूँ जो सबसे अहम बात, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि अगर कोर्ट में ये स्टेटमेंट दे दिया जाए। जो सबसे अहम मसला है, मैं जिसकी मैं चाहता हूँ कि निशानदेही करवा दी जाए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम के ऊपर ये तो पता चले कि कराची को मेंटेन करने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं सालाना। ना मेयर साहब ने तखमीना दे रहे हैं, ना सिंध गवर्नमेंट दे रही है। मसला रिसोर्सेज वो अभी सिंध गवर्नमेंट, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने शुरू में बताया है एक, लेकिन वो बहुत बड़ी अमाउंट है। वो डेवलपमेंट के लिए $10 बिलियन जो है वो इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव, लेकिन इस शहर से कूड़ा जो भी है उसको उठाना भी जरूरी है। बिल्कुल, अगर नहीं उठेगा कूड़ा तो ये और ढेर बन जाएगा। उसके लिए उठाने के लिए उस कूड़े को रिसाइकल, इससे कि सारा मसला जो कोस्टलाइन का है वो सिर्फ सीवरेज का नहीं है भाई, वो कूड़े का भी है। आप जो बात सिर्फ रोक रहे हैं ना कि सीवरेज पे, यू शुड लुक एट इट के 600 मिलियन गैलन योमिया पानी और 20,000 टन कचरा योमिया समुद्र के अंदर जा रहा है। तो दोनों चीजें जब तक नहीं रोकी जाएंगी समुद्र सही नहीं होगा। नकवी साहब, मेरे पास टाइम बहुत कम है। वसीम अख्तर साहब, आप इसका क्या जवाब देंगे जो शमीम नकवी साहब ने बात की? इसमें मीर साहब, इसकी स्टडी बहुत पहले हो चुकी है। इस वक्त जो
कंबाइन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट का मामला है, जो कि बहुत अरसे पहले शुरू हो जाना चाहिए था, जिसमें टोटल कॉस्ट जो है वो तकरीबन 12 अरब रुपए की आ रही है अप्रॉक्सीमेट, जिसमें 33% शेयर फेडरल गवर्नमेंट का है, 67% शेयर सिंध गवर्नमेंट का है। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है, एक्निक से ये पास हुआ है फरवरी 2018 में, आज तक कोई काम शुरू नहीं हो रहा। तो ये पोजीशन है इस वक्त। अच्छा, समंदर पॉल्यूट हो चुका है, मजीद हो रहा है। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट इसमें पैसे नहीं देती, ये सीरियस इशू है कराची का। जी मुस्तफा कमाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आप कराची के मेयर थे तो ये जो सीवरेज का पानी जो है, यानी सीवरेज गिर रहा है समुंदर में, तो इस मसले को हल करने के लिए आपने कुछ किया था, और अभी आपके ख्याल में फौरी तौर पे हम क्या कर सकते हैं? हामिद साहब, ये जो S3 के नाम से प्रोजेक्ट है, S3 के नाम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की, ये मेरा ही बनाया हुआ है 2008-9 का, और ये उसी प्रोजेक्ट को जो है वो उस बाद में अप्रूवल भी है और काम भी हुआ है। और ये जो है S3 का जो ये प्रोजेक्ट है, ये पहले इसकी कॉस्ट 7 अरब रुपए थी जो हमने इसको तखमीना लगाया, अब इसकी कॉस्ट बढ़ाकर 42 अरब रुपए कर दी गई है। 3 अरब रुपए का इसमें काम भी हो गया है और वो जाकर स्टक हो गया। इसका प्लान ये था कि जो 3 ट्रीटमेंट प्लांट्स थे TP1, 2, 3, इसकी कैपेसिटी 150 मिलियन गैलन है ऑल टुगेदर। इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी थी, तकरीबन जो है इसको 400 मिलियन गैलन पे लेकर जाना था, और एक नया ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो मलीर रिवर के ऊपर बनाना था। और ये अभी 600 मिलियन गैलन पानी नहीं जा रहा समुद्र में हामिद साहब, तकरीबन 450 मिलियन गैलन पानी, 600 मिलियन गैलन पानी तो टोटल कराची को मिलता है जो पानी इनटेक आता है, और 450 मिलियन गैलन पानी जो है जाता था। 600 मिलियन गैलन पानी का एक पूरा ट्रीटमेंट प्लांट हमें बनाना था, और ये काम ऑलरेडी बहुत डिले हो गया। तो जो आप बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट S3 का मेरा ही कंसीव किया हुआ प्रोजेक्ट है, और इसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और KPT 33% जो है वो KPT इसके अंदर जो है वो जिम्मेदार थी। 33% KPT देगी, 33% फेडरल गवर्नमेंट, 33% जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये प्रोजेक्ट इसको होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन एक आपसे अगर आप मुझे चंद सेकंड दें तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपसे कि वो ये कि देखिए यहाँ पर जो इख्तियारात और मसाइल की बात हो रही है, जिसके पास जो इख्तियारात ऑलरेडी हैं, अगर वो ईमानदारी से उन इख्तियारात को इस्तेमाल सही नहीं करेंगे तो उनको फिर फर्दर इख्तियारात और वसाइल कोई नहीं देगा। यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि जिसके पास जो इख्तियार है उसने उसको सही इस्तेमाल भी नहीं किया, इसलिए उसके पास जो है वो जवाब नहीं बनता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये एक इशू मिल जाता है कि भाई पहली चीज़ें ठीक नहीं चल रही तो हम मज़ीद इख्तियारात कैसे दें। मैं हामिद मीर साहब, अच्छा, मैंने मुर्जा वहाब साहब, एक मुर्जा वहाब साहब, मेरा एक सवाल है, ज़रा हल्का फुल्का सा सवाल है, क्योंकि कल आप कुछ लाहौर शहर की तस्वीरें दिखा रहे थे, तो बिल्कुल ये आपको दिखानी चाहिए। हम भी ये सवाल उठाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये मुनासिब है कि सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान जो हैं, जब कराची के मसाइल की बात हो और टीवी चैनल दिखा रहे हों कि जी कराची की सड़कें जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं, तो वो कहें कि ये कि देखो लाहौर की भी डूबी हुई हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि कराची का मसला हल करने की बजाय आप कहेंगे नहीं नहीं लाहौर की भी डूबी हुई हैं? देखिए, मैं तो एक ऐसी सियासी जमात का रुकन हूँ जिसका स्टेक सारे पाकिस्तान में है, तो मुझे बहैसियत तर्जुमान सिंध हुकूमत की इस बात से तो नहीं रोका जा सकता कि मैं पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के बारे में बात ना करूं। मैं जवाब दे रहा था बेजा तनकीद का। मैंने बेजा तनकीद का जवाब इसलिए दिया कि कराची के अंदर बारिश हुई, बिल्कुल होती है, और माजी में भी पानी खड़ा होता था, आज भी कुछ जगहों पर नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हुआ, लेकिन इंतज़ामिया मौजूद थी और इंतज़ामिया हरकत में आई, और आपने देखा कि पानी निकाला गया, जिसके अंदर DMC ने भी काम किया, KMC ने भी काम किया, लोकल गवर्नमेंट ने काम किया, और वज़ीर आला सिंध भी उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। मैंने तो पॉइंट ये निकाला कि जो लोग माजी में हमें तनकीद करते थे, उनकी पंजाब हुकूमत कहाँ खड़ी हुई थी, बोजदार साहब कहाँ खड़े हुए थे, PTI के वो दोस्त जो कराची में बोट निकालते हैं, माजी में आरिफ अलवी साहब, हलीम आदिल शेख साहब एक रबर बोट निकाल के सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते थे। मैं उसका जवाब दे रहा था कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, वही बात उनको पंजाब के हवाले से भी करनी चाहिए थी। हामिद साहब, इसमें जी फिरदौस नकवी साहब क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बात सारी ये है, नकवी साहब का पहले जरा जवाब आने दो। जी, मैंने उसी दिन के अखबार की एक तस्वीर जो थी, मैंने कहा मुर्तज़ा साहब पूरा अखबार पढ़ लिया करें। उसका जो मेट्रो का सफ़ा था उस पर मार्टिन रोड की तस्वीर थी, जिधर से पानी और वो अभी तक साफ नहीं हुआ था 5 दिन के बाद भी।
बारिश को हुए हुए। बात अपनी जगह जो है, जब आप सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं और सिंध हुकूमत की बात करें तो आप अपनी परफॉर्मेंस की इधर की बात कर लिए। बड़ा अच्छा होता कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो हैं वो बुज़दार साहब की जितनी गलतियां दिखाना चाहें दिखाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जहां कोई नहीं परफॉर्म कर रहा उसका एहतसाब पाकिस्तान के अवाम को करना चाहिए, ये कोई इशू ही नहीं है, बिकॉज वी आर हियर टू सर्व द पीपल। और मैं तो इस चीज पे यकीन रखता हूं कि मीडिया का रोल ही ये है कि जहां जहां जिस हुकूमत की कमजोरी हो उसको हाईलाइट करे और उसको हाईलाइट करके जो उस गवर्नमेंट का स्पोक्सपर्सन है वो उसका जवाब दे या वो अगली दफा इंप्रूव करे। एक क्या फयाज चौहान साहब सिंध हुकूमत के बारे में बात नहीं करते? मैं उनको भी कहता हूं नहीं करे, केपी वाले हमारे उनको भी कहता हूं नहीं करे। वसीम अख्तर साहब, इतना कहूंगा वसीम अख्तर साहब कि हर एक को अपने अपना काम करना चाहिए, अपने डोमेन में रहते हुए अगर सब अपना अपना काम करें तो रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। अगर ज्यादा इख्तियारात, मजीद ज्यादा इख्तियारात दे दिए जाएं उसका नुकसान होता है। चाइना कटिंग शुरू हो जाती है, फिर नैब के रेफरेंस बनते हैं, करप्शन के केस भुगतने पड़ते हैं, तो इतने ज्यादा इख्तियारात भी नहीं होने चाहिए। ये मैं वसीम अख्तर साहब की बात को एंडोर्स करता हूं साहब। ये बात इन्होंने बिल्कुल, वसीम अख्तर साहब, चाइना कटिंग किसके दौर में हुई थी? सर आप रिसर्च करें, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? सर इसका सबसे अच्छा जवाब जो है करें, पता चल जाएगा कौन था चाइना कटिंग में। नईमुर रहमान साहब दे सकते हैं, उन्हीं ने बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंटेड केस बनाया है। सिग्नेचर किसके हैं, शिफ्टिंग कौन करता था? इसमें हामिद मीर साहब, नेमतुल्लाह साहब की एक पिटिशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, उसके अंदर बाकायदा प्लॉट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, ज़मीनों को आइडेंटिफाई किया गया है कि माजी में किस किस जगह को, किस किस एम्यूनिटी प्लॉट को किस तरीके से चाइना कटिंग करके उन रफाई प्लॉट्स को कन्वर्ट किया गया है। जो सेवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से बड़ी बात की जाती है, तो सेवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से भी एक बहुत बड़ी ज़मीन थी जिसको चाइना कटिंग करके अलॉट कर दिया गया, लोगों को बेच दिया गया। TP2 जी, TP2 महमूदाबाद किसके दौर में हुई? जवाब देने वाले इसी मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जवाब दे देता हूं। अगर जवाब दे देता हूं आपको बहुत अगर जवाब चाहिए तो सुन ले जवाब। जी दे दे। हम साहब इजाजत है? महमूदाबाद ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रीटमेंट प्लांट की कोई ज़मीन जो है वो नहीं किसी को अलॉट की गई। मेरे पास अलॉटमेंट के इख्तियारात ही नहीं थे। ये जो मैंने लाइंस एरिया पे जो हमारे साहिबान सफ़र करते हैं 1185 मकानात तोड़े थे। 1185 मकानात तोड़कर एक नया कॉरिडोर बनाकर सदर से उसको मिलाया था, न्यू इमेजिना रोड, और वो सारे मकान वालों को सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन जो कि लिहाज के हवाले थी उनको जाकर जो है वो एक जगह जो है वो दी थी जो कि TP2 की जगह नहीं है। TP2 की जगह पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुई उसके बाद। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, जनाब वसीम अख्तर साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और शाहिद सैयद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आज कराची के मसाइल पर ये जो गुफ्तगू की है, गुफ्तगू आपके सामने थी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह साहब से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ और आखिर में चाइना कटिंग पर हमारी गुफ्तगू ख़त्म हुई है। लेकिन इसमें बहुत से अहम जो मसाइल हैं उनका सलूशन भी हमारे सामने आया है। कुछ मसाइल सूबाई हुकूमत ने हल करने हैं, कुछ मसाइल जो हैं वो वफाकी हुकूमत ने हल करने हैं, और जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसके बारे में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको बताया। तो हमें उम्मीद है कि ये तमाम स्टेक होल्डर जो हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैं, ये सब मिलकर हम सब मिलकर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकते हैं। मैंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि कुछ साल पहले कराची का सबसे बड़ा मसला दहशत गर्दी थी। अगर दहशत गर्दी वहाँ से हम कम कर सकते हैं, ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन अगर हम कम कर सकते हैं, उसको बहुत नीचे ला सकते हैं, तो ये जो छोटे छोटे माफियाज़ हैं, लैंड माफिया है, भत्ता माफिया है और कचरा माफिया है और इस तरह के जो माफियाज़ हैं, इनको शिकस्त देना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो यूनिटी के साथ हम ये सारे मसाइल हल कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, आइंदा भी कराची और पाकिस्तान के दीगर जो शहर हैं उनके मसाइल पे इस तरह की हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।